So, a very good morning to all of you. Moving further on Indian economy. बेसिकली हम लोग देख रहे हैं मॉनिटरी पॉलिसी। एंड विल मूव फर्दर एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वालिटेटिव टूल्स। बहुत आसान सा टॉपिक है। आई होप लास्ट लेक्चर आप फॉलो किए हैं जिसमें हम लोग क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में बात किए थे, जहाँ पर हम लोग बात किए थे कैश रिजर्व रेशियो की, हम लोग SLR की बात किए थे, हम लोग पॉलिसी रेट्स की बात किए थे, जहाँ पर रेपो रेट आया था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आई थी, रिवर्स रेपो रेट आया था, जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म रेपो रेट देखे थे। ओके, देयर वर नंबर ऑफ क्वांटिटेटिव टूल्स। ओके, तो बेसिकली हम लोग ये बात कर चुके हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका बट ऑब्वियस है प्राइम टारगेट होता है टू रेगुलेट इन्फ्लेशन। अभी के लिए बस आप इन्फ्लेशन ही समझो। ओके, बट ऑब्वियस है इसका कैलकुलेशन वी आर बेसिकली डीलिंग विथ हेडलाइन इन्फ्लेशन, जिसमें भी CPI कंबाइंड को आजकल लिया जाता है। ओके, उस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स या फिर इन्फ्लेशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उस पर हम लोग एक डेडिकेटेड लेक्चर लेंगे इन अ वेरी नियर फ्यूचर। अभी के लिए बस समझ लो कि रेगुलेट इन्फ्लेशन का मतलब हुआ कहीं ना कहीं महंगाई को एक पर्टिकुलर दायरे में रखना, और वो दायरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, दैट इज 4%। बट ऑब्वियस है विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ 2%, मतलब 2% से लेकर 6%। तो ये टारगेट होता है RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि इतना इन्फ्लेशन, इतने लेवल पर इन्फ्लेशन को रखना है। ओके, अब उसके लिए उसने क्वांटिटेटिव टूल्स तो यूज़ कर लिया। अब हम लोग जिसके बारे में पिछले सेशन में एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन लिए थे, एक डिटेल्ड सेशन लिए थे। ओके, और उसमें कोशिश किए थे समझने का कि किस तरीके से क्वांटिटेटिव टूल्स, जिसमें से ओपन मार्केट ऑपरेशन भी एक कह सकते हो पार्ट था, क्या रोल प्ले करता है, किस तरीके से CRR रोल प्ले करता है, किस तरीके से SLR रोल प्ले करता है, वो सब हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुणात्मक हथियार के बारे में, मतलब क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में। इसमें बेसिकली एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक एक करके हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने का। बहुत आसान है। एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, शब्द ही बता रहा है। खैर, इसी को कहा जाता है लोन टू वैल्यू, इसी को कहा जाता है लोन टू वैल्यू। एंड इट इज़ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि आप जब 10 लाख मॉर्गेज रखते हो, कोलैटरल रखते हो, मॉर्गेज रखते हो, व्हाटएवर, तो बैंक आपको 8 लाख लोन देता है। ये एग्जाम्पल है, फाइन। इसका ये अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं उसने एक मार्जिन रख लिया 2 लाख का। मतलब 10 लाख का प्रॉपर्टी आप दोगे तो 10 लाख का लोन नहीं मिलता, उससे कम का मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो 2 लाख डिफरेंस दिख रहा है वो कहलाता है मार्जिन, फाइन। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट शब्द ही तो बता रहा है, गाइडेड बाय RBI। मान लो RBI ये कहती है कि ये मार्जिन का रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, मतलब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि अब वो 8 लाख ना देकर 7 लाख दे पाएगा। मतलब उसने ये कहा है कि 2 लाख को 3 लाख बना दो। मतलब कहीं ना कहीं जो 10 लाख मॉर्गेज रखने पर पहले 8 लाख लोन मिल जाता था, अब वो 8 लाख लोन नहीं मिलेगा, अब 7 लाख लोन मिलेगा। मतलब ये बढ़कर 3 लाख हो जाएगा। ओके, इसका ये अर्थ हुआ लोन टू वैल्यू, मतलब आपने 10 लाख वैल्यू दिया, उस पर आपको 7 लाख लोन मिला। या मार्जिन रिक्वायरमेंट, आप 3 लाख मार्जिन रखो। तो आपको यहीं से क्लियर हो रहा होगा कि डिपेंडिंग अपॉन कि RBI की मंशा क्या है, RBI चाहता क्या है, आई मीन फिनेंशियल सिस्टम में RBI पैसा डालना चाहता है या पैसा निकालना चाहता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट बदलता रहता है। जैसे आप अगर कॉमन सेंस लगाकर अब सोचोगे कि अगर RBI मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दे, RBI मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दे, ओके,
तो बट ऑब्वियस है 10 लाख के लोन पर ये मार्जिन बढ़ चुका है तो कम पैसा जाएगा, मतलब इसका ये अर्थ हुआ कि लोन अब कम मिलने वाला है, और लोन अगर कम मिलने वाला है तो मनी सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? खुद से कॉमन सेंस लगाकर बताओ आप बोलोगे सर मनी सप्लाई गिरेगा, क्योंकि अब लोन मार्केट में कम जा रहा है, और मनी सप्लाई अगर कम जा रहा है सिस्टम में, फिनेंशियल सिस्टम में, ओके, तो आप जरा हमको ये बतलाओ कि इन्फ्लेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? बट ऑब्वियस इन्फ्लेशन कम ना चाहिए, क्योंकि मनी सप्लाई कम है। इन्फ्लेशन होता क्या है, महंगाई बेसिकली होती क्या है, जब एक वस्तु को बहुत ज़्यादा मनी चेज करने लगे, ओके, टू मच मनी चेजिंग वेरी फ्यू गुड्स। इन्फ्लेशन का ये इकोनॉमिक्स में कह सकते हो बड़ा बेसिक डेफिनेशन होता है कि जब रुपया अधिक हो और वस्तु कम हो, ओके, तो उसी को महंगाई कहते हैं। तो मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ाता है आरबीआई तो लोन का वैल्यू कमेगा, और लोन का वैल्यू कमेगा तो मनी सप्लाई कमेगी, और मनी सप्लाई कमेगी तो बट ऑब्वियसली इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे जाएगा। मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि आरबीआई की मंशा क्या है, वो इन्फ्लेशन चाह रहा है या इन्फ्लेशन को कम करना चाहता है, ओके, वो लोन टू वैल्यू इस परसेंटेज को चेंज करता रहता है। खैर, तो ये तो हो गई एक क्वालिटेटिव टूल्स। एक दूसरा क्वालिटेटिव टूल्स होता है क्रेडिट राशनिंग। दूसरा होता है क्रेडिट राशनिंग। फिर से शब्द खुद बता रहा है, क्रेडिट का मतलब हो गया लोन, इसका अर्थ हो गया लोन, और राशनिंग का मतलब होता है लिमिट। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर लेट अस टेक हाउसिंग लोन, वेरी नाइस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर दिस टॉपिक। मान लो हाउसिंग लोन, अब ये एक तरह का क्रेडिट है, एक तरह का लोन है। अब आरबीआई अगर एक इसमें लिमिट लगा दे कि 50 लैक्स, एट मैक्स आप 50 लैक्स ही हाउसिंग लोन दे सकते हो, तो चलो जो 10 लाख दे रहा था, 20 लाख हाउसिंग लोन ले रहा था, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, उसके लिए तो कोई इम्पैक्ट इसका नहीं समझ में आता है। लेकिन जो 50 लाख से ज़्यादा ले रहे थे लोन, लेट अस सपोज कोई 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ हाउसिंग लोन के रूप में पैसा ले रहा था बैंक से, अब वो नहीं ले पाएगा। इसका अर्थ फिर से वही हुआ कि कहीं ना कहीं लोन का वैल्यू अब कम रहा है, तो मनी का सप्लाई गिर रहा है, मतलब इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हो, आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी टफ। क्रेडिट राशनिंग बेसिकली होता है कि लोन पर एक लिमिट लगा देना, ओके। अब तीसरा होता है कंज्यूमर रेगुलेशन। दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल थिंग, वेरी बेसिक थिंग, कंज्यूमर रेगुलेशन। अगेन फिर से शब्द खुद बता रहा है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट। जैसे देर आर n नंबर ऑफ टाइम्स, देर आर न्यूमरस टाइम्स जब आपको बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है, एंड देर आर n नंबर ऑफ टाइम्स जब आपको बहुत मुश्किल से लोन मिलता है। अब वो भी कहीं ना कहीं ये रेगुलेट तो बट ऑब्वियसली ना आरबीआई ही कर रहा है। तो आरबीआई बेसिकली करता ऐसा है, देखता है कि फिनेंशियल सिस्टम में मनी सप्लाई कम है, तो ये रेगुलेशंस थोड़ा कम कर देता है। रेगुलेशंस कम करने का अर्थ ये हुआ कि अब आप अगर लोन लेने जाओगे तो आपको n नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फॉर एन एग्जांपल, आपका अगर लेट अस सपोज सिबिल का स्कोर कम है, 750 से नीचे है, I would like to share with you all, okay, I would like to share with you all CIBIL, Credit Information Bureau. बट ऑब्वियसली इंडिया लिमिटेड, ओके। तो ये सिबिल का फुल फॉर्म होता है। सिबिल बेसिकली एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ओके, जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को बतलाती है। अब ये क्रेडिट हिस्ट्री को 3 न्यूमेरिक कोड से बतलाती है, ओके। और कहा जाता है मतलब कि अगर आप 750 से आपका वैल्यू ज़्यादा है
सिबिल का स्कोर 750, 1000 में ये कैलकुलेशन होता है, बट ऑब्वियसली 3 डिजिट की बात हो रही है तो 1000 में इसका कैलकुलेशन होता है। तो अगर आपका सिबिल का स्कोर 750 से ज़्यादा है, मतलब ऐसा माना जाता है कि चलो ठीक है, डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक आप डिपेंड करता है, कहीं कहीं आप 700 से ऊपर को ही एक आइडियल सिबिल स्कोर मानोगे और आपको पर्सनल लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर कंज्यूमर रेगुलेशन का अर्थ ये हुआ कि देर आर नंबर ऑफ टाइम्स जब सिबिल का स्कोर थोड़ा नीचे भी है फिर भी बैंक आपको लोन दे देगी। देर आर नंबर ऑफ टाइम्स जब सिबिल का स्कोर 750 है, ओके, या 750 से थोड़ी अधिक भी है और स्टिल ड्यू टू लैक ऑफ सम डॉक्यूमेंट आपको लोन नहीं मिलेगा। कभी आप सुनते हैं कि लोन का मेला लगा हुआ है, बस अपना आधार कार्ड लेकर आओ, अपना एक KYC करवा लो और फिर फाइनली आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। मतलब कहीं ना कहीं ये रेगुलेशंस में थोड़ा सा कभी कह सकते हो RBI यूज टू टाइट द थिंग्स एंड RBI यूज टू लूज द थिंग्स, ओके। तो कंज्यूमर रेगुलेशन बेसिकली उसी चीज को बतलाता है। तो ये क्वालिटेटिव टूल है ना कि क्वांटिटेटिव टूल। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। एक चौथा होता है मोरल सुएशन। शब्द फिर से बता रहा है कि थोड़ा मोरल को हाई रखो। तो टाइम टू टाइम RBI अपने सारे बैंकर्स को, आई होप आप जानते हो कि बैंकों का बैंक तो RBI ही है, तो RBI अपने सारे बैंकर्स को मोटिवेट करता है, पॉजिटिव मोटिवेशन देता है, ओके। और यही बेसिकली मोरल सुएशन कहलाता है। एक पांचवा तरीका होता है गाइडलाइंस। आई मीन टू से एक प्रॉपर गाइडलाइन ही निकाल दो कि ऐसा ऐसा बैंक को परफॉर्म करना है ड्यूटीज, ओके। और एक छठा होता है डायरेक्ट एक्शन। ये हथियार आई मीन RBI तब यूज करता है जब ये सारा फेल हो जाए, ओके। मतलब अगर कोई बैंक रिपीटेडली गलती कर रहा है, ओके, तो उस पर फिर डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। फाइन। तो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्टांसेस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। You would see these terms very frequently, at least in your newspapers, okay। बेसिकली RBI का मोड ऑफ एक्शन को देखते हुए किस तरह का मॉनेटरी पॉलिसी है, कुछ विभाजन कर दिया गया है, कुछ डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कहा जाता है कि एक न्यूट्रल स्टैंस है, ओके। अब न्यूट्रल स्टैंस का अर्थ क्या हुआ? बड़ा बेसिक है, बड़ा आसान है कि देखो इंटरेस्ट रेट्स में मूव आइदर वे अपवर्ड और डाउनवर्ड। मतलब इसका ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट्स में मूव बट ऑब्वियस है आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जो हम लोग जानते हैं कि बाई मंथली होता है, हर 2 महीने पे, और उसके लिए एक डेडिकेटेड कमिटी होती है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कहा जाता है। बट ऑब्वियस है जिसके चेयरमैन आपके गवर्नर होते हैं, गवर्नर ऑफ RBI, ओके। तो जो स्पेकुलेशन रहता है वो यही रहता है कि लेट अस सपोज न्यूट्रल स्टैंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसका अर्थ हुआ कि इंटरेस्ट रेट नीचे भी जा सकता है या इंटरेस्ट रेट ऊपर भी आ सकता है। फाइन, शब्द ही बता रहा है कि ये न्यूट्रल है। अब दूसरा होता है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, ओके। अब इसका मतलब हुआ इंटरेस्ट रेट्स कैन ओनली मूव अपवर्ड। दूसरा होता है कैलिब्रेटेड tightening. I am very sorry that we all cannot change these terms. ये
इस तरह का इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। वी हैव टू जस्ट मेमोराइज द थिंग्स। इसका ये अर्थ हुआ कि इंटरेस्ट रेट्स विल मूव ओनली अपवर्ड्स। खास बात यहां पर अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड है, खास ये आपको याद रखना होगा। ओके, आइदर अपवर्ड, लेकिन यहां पर इट इज ओनली एंड ओनली अपवर्ड्स। जस्ट होल्ड ऑन। फाइन। तीसरा होता है एकोमोडेटिव स्टैंस, या इसको एक्सपेंशनरी स्टैंस भी कहा जाता है। स्टैंस या एक्सपेंशनरी, उम्मीद करते हैं ये एक्सपेंशनरी शब्द से आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर कनेक्ट कर पा रहे होंगे। मतलब कहीं ना कहीं आरबीआई ये चाहता है कि फिनेंशियल सिस्टम में और ज़्यादा से ज़्यादा फंड इंजेक्ट हो। ओके, या फिर कह सकते हो इट इज़ एम्ड एट एक्सपेंशन इन लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ग्रोथ। ओके, मतलब एक लाइन में अगर कहना हो तो यू कैन से इंजेक्शन ऑफ मोर फंड्स इनटू फिनेंशियल सिस्टम। यू कैन से injection of more funds into the financial system. फाइन। अब इसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न हो सकता है कि लेंडिंग बढ़ाना चाह रहा हो, या फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाह रहा हो, या फिर ग्रोथ के बारे में बात करना चाह रहा हो। फाइन, ग्रोथ, या फिर कह सकते हो अभी हम लोग पढ़े हैं ना जस्ट इससे थोड़ी देर पहले कि जब इन्फ्लेशन गिरने लगता है, इन्फ्लेशन का रेट गिरने लगता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन का रेट गिरने लगता है, तो आरबीआई चाहता है कि फिनेंशियल सिस्टम में मनी सप्लाई बढ़े। तो मनी सप्लाई बढ़े मतलब एक्सपेंशनरी स्टैंस है, इसका मतलब एकोमोडेटिव स्टैंस है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं टारगेटिंग फॉलिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन। अभी घबराना नहीं है कि ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। आसान शब्दों में आप यही समझ लो कि महंगाई अगर गिर रही है, ओके, जो टारगेट है 2 से 6% का, अगर उससे वो नीचे जा रही है तो आरबीआई फंड को इंजेक्ट करता है फाइनेंशियल सिस्टम में, और इस पर्टिकुलर स्टैंस को कहा जाता है एकोमोडेटिव स्टैंस या फिर एक्सपेंशनरी स्टैंस। अब इसका उल्टा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस। ओके, शब्द खुद बता रहा है कि अब कहीं ना कहीं राइजिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ओके, मतलब यू में से कटिंग आउट फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम, या फिर यू में से सिम्फनिंग आउट फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम। सो वी कैन राइट financial system. Just take a look. अब ये कब करेगा आरबीआई? बट ऑब्वियस है इट इज फॉलोड वंस मोर देन ऑप्टिमम फंड इज बिलीव टू बी अवेलेबल इन द फाइनेंशियल सिस्टम, या फिर कह सकते हो टेमिंग इन्फ्लेशन। यू में से टेमिंग का अर्थ हुआ उसको थोड़ा कट करना, या टेपरिंग कह सकते हो। फाइन, खैर, तो ये तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस की बात हो गई। फाइन, अब एक लास्ट होता है हॉकिश स्टैंस। फाइन, अब थोड़ा सा फर्क है कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस और हॉकिश स्टैंस में। अब इस चीज़ को कोशिश करो आप समझने का। जैसे मान लो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शनरी स्टांस तब दिखाता है आरबीआई जब उसको लगता है कि मोर देन ऑप्टिमम फंड इज अवेलेबल इन द फाइनेंशियल सिस्टम। आई शुड राइट दैट।
ये तब होता है जब मोर देन ऑप्टिमम फंड्स आर अवेलेबल इन द फिनेंशियल सिस्टम। तो अगर ऐसा होगा तो बट ऑब्वियस है लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन में इसका प्रभाव पड़ेगा। फाइन, तो जब कभी इसको कंट्रोल करना होगा तो उसका स्टैंस कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शनरी, मतलब ऑपोजिट टू एक्सपेंशनरी। फाइन, जस्ट टेक अ लुक। लेकिन हॉकिश स्टैंस बेसिकली होता है कि सडन अगर आई मीन टू से आपको ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, ओके, तो उस पर्टिकुलर केस में जो स्टैंस कहलाता है वो कहलाता है हॉकिश स्टैंस। मतलब इट इज कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस एम्ड एट चेकिंग इन्फ्लेशन फ्रॉम राइजिंग। मतलब ये भी एक कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस है, लेकिन यू मे राइट it is also contractionary stance aimed at checking rising inflation। आई होप आपको फर्क समझ में आ गया होगा। एक है कि फंड अधिक हो गया है, ओके, तो स्टैंस कॉन्ट्रैक्शनरी होगा, वो धीरे धीरे फंड को अपने पास फिनेंशियल सिस्टम से निकाल लेगा। एक हो गया कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उस पर्टिकुलर स्टैंस को कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस कहते हैं। और बहुत माइन्यूट डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक कह सकते हो एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन के लिए, एक हो सकता है शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन के लिए। खैर, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। बट ऑब्वियस है ना, आरबीआई का तो गोल ही यही है ना, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आरबीआई का बेसिक गोल होता है एक तो इन्फ्लेशन को टारगेट करना और दूसरा ग्रोथ को टारगेट करना। तो आप अगर ये सारे स्टैंसेस को देखोगे तो कहीं ना कहीं यू वुड सी इंजेक्शन ऑफ मोर फंड्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब ग्रोथ को टारगेट कर सकता है, या हम लोग यहाँ पर इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, इट इज़ टारगेटिंग इन्फ्लेशन। ओके, ये तो बहुत आसान है कि मतलब इंटरेस्ट रेट अपवर्ड जाएगा और ये कहलाता है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और मॉनिटरी पॉलिसी में इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि बेसिक लेवल पर इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। ओके, किस तरह से आई मीन समय के साथ इसमें भी बदलाव आ रहा है, और कह सकते हो ये कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट है मॉनिटरी पॉलिसी पे, उस पर हम लोग एक डेडिकेटेड लेक्चर लेंगे। और उस इनफैक्ट हम लोग ये बात करेंगे कि पिछले 2 से 4 वर्षों में और किस तरीके से अपार्ट फ्रॉम मॉनिटरी पॉलिसी, अपार्ट फ्रॉम क्वांटिटेटिव टूल्स, अपार्ट फ्रॉम क्वालिटेटिव टूल्स, बैंकिंग सिस्टम में और क्या क्या नया चीज़ आया है। जैसे एग्जांपल का तौर पे बेस रेट, आई मीन जो बीपीएलआर था उसको बेस रेट बना दिया गया, उसको फिर अब एमपीएलआर कर दिया गया, और फिर उसको एक एक्सटर्नल आई मीन लिंक से जोड़ दिया गया। ओके, मतलब कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर से लिंक कर दिया गया। तो ये सब भी हम लोग बात करेंगे, इस पर भी डेडिकेटेड लेक्चर होगा। लेकिन मॉनिटरी पॉलिसी में आई डोंट थिंक एट अ वेरी बेसिक लेवल you have to know apart from these things. Okay, so that's all for today. Thank you.